हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश करते हैं सिंड्रेला। इस मूवी में सिंड्रेला कहानी के एक दूसरे पहलू को दिखाया गया है। मूवी के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। फिल्म की शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट इंडिया के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर है, जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है। इसी घाट के एक जंगल में हम जॉन नाम के एक पुलिस वाले को अपने एक असिस्टेंट के साथ देखते हैं। जॉन के असिस्टेंट को जंगल में कुछ दिखता है, तो जॉन जीप से उतर के चेक करने जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। तो वो वापस जीप में आकर देखता है कि उसका असिस्टेंट जीप में नहीं है। तो जॉन उसे पुकारने लगता है कि तभी वो जीप के खिड़की पर खून देखता है, और अचानक एक औरत और एक छोटे बच्चे के खून से सने हाथ का छाप खिड़की पर पड़ता है, जबकि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। यह देख जॉन घबरा जाता है और जीप को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उस जीप को वहाँ से जाने से रोक के रखता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब जीप वहीं रुका रहता है, तो यह देख जॉन बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते एक जगह वो देखता है कि पुलिस की वर्दी पहने एक महिला एक बच्चे को उस जंगल में सुला रही थी, जो एक भयानक मंजर था। उसे देख जॉन उसे लक्षणा कह के पुकारता है, लेकिन वो एक चुड़ैल थी और दूसरे ही पल वो चुड़ैल जॉन को मार के बेहोश कर देती है और दूर ले जाके उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब ये चुड़ैल कौन थी जिसने एक पुलिस वाला ड्रेस पहना हुआ था, और जॉन उसे कैसे जानता था, और यह लक्षणा कौन है, ये सभी सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे। दूसरे दिन की सुबह उस क्राइम सीन पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है, जहां नागराज नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस का इंचार्ज होता है, जो उस पुलिस वाले की ब्रूटल मर्डर की जांच करने आया होता है। पुलिस वालों के बातों से हमें यह पता चलता है कि नागराज एक संकी टाइप का पुलिस ऑफिसर है, जो अपने पिछले केस में आरोपी सच नहीं बोल रहा था, तो उसने उस आरोपी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया था। मतलब वो पूरा साइको किस्म का ऑफिसर है। खैर, तो नागराज चारों तरफ छानबीन करने लगता है कि तभी उसे किसी लड़की के कान की बाली मिलती है, और उस जंगल में एक विला दिखता है, जहां पुलिस की टीम एक स्निफर डॉग को लेकर अंदर जाती है, जहां अकीरा नाम की एक लड़की सो रही होती है, और पुलिस उसे अरेस्ट करके थाने ले जाती है। नागराज अकीरा से जुर्म कबूल करने को कहता है, लेकिन अकीरा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वो बेकसूर है, जिसे सुनकर नागराज को और भी गुस्सा आता है और अकीरा को मारने लगता है। ये देख बाकी पुलिस वाले नागराज को रोकते हैं। दूसरे दिन पुलिस अकीरा को कोर्ट लेकर जाती है, जहां अकीरा से पूछने पर वह बताती है कि वह बेकसूर है और वह नहीं जानती कि पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया है। फिर जज को पता चलता है कि पुलिस के पास अकीरा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो जज पुलिस को 1 हफ्ते का समय देता है ताकि वे लोग सबूत इकट्ठा कर सके, और अकीरा को पुलिस हिरासत में ही रखने को कहता है। फिर सीन कट होके हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां अकीरा को एक अंधेरे इंटरोगेशन रूम में बिठाया गया होता है, और थोड़ी देर में वहां 2 किन्नर आते हैं, जो अकीरा को टॉर्चर करके गुनाह कबूल करने को कहते हैं। लेकिन अकीरा फिर भी एक ही बात बोलती जा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया और वो बेकसूर है। उन किन्नरों को पुलिस ने ही अंदर भेजा था ताकि अकीरा से सच बुलवा सके। उस इंटेरोगेशन रूम के बाहर नागराज अपनी टीम के साथ सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अकीरा कोई साइको या स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप की किलर है, जिसे खून करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। वहाँ एक साइकाट्रिस्ट भी होता है, जो नागराज को बताता है कि अकीरा शायद बेकसूर है, क्योंकि अगर वो साइको या उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा कोई रोग होता तो इतना टॉर्चर होने के बाद अकीरा हमला ज़रूर करती। बेसिकली किसी को भी अकीरा का इस हत्या के लिए मकसद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि अकीरा यहाँ की नहीं थी, और वैसे भी कोई किसी को बिना मतलब के नहीं मारता जब तक कि ना वो एक सीरियल किलर हो। खैर, तो उस साइकाट्रिस्ट की बात को सुनकर नागराज नहीं मानता, तो वो अपने तरीके से सच पता करने के लिए अकीरा को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, जहाँ नागराज अकीरा को गन पॉइंट पर रखकर उसे सच बोलने को कहता है, नहीं तो वो उसका इनकाउंटर कर देगा। ये सुनकर अकीरा अपने बारे में बताने लगती है। अकीरा बताती है कि वो एक म्यूज़िक कंपोज़र है और उसके पापा एक साउंड डिज़ाइनर हैं। अकीरा के माँ के देहांत के बाद उसके पापा ने ही उससे पाल पोस कर बड़ा किया है। अकीरा की 4 दोस्तों की एक टीम है जो उसके साथ काम करती है। एक दिन अकीरा के पापा वेस्टर्न घाट के
एक बहुत ही रेयर और ख़ास पक्षी की आवाज़ की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जाते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें उदास देख अकीरा उनके डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने के लिए अपनी टीम के साथ वेस्टर्न घाट आई थी और वे लोग रहने के लिए लियो विला में ठहरते हैं जो उस जंगल के करीब था। और यह वही विला होता है जहाँ से नागराज ने अकीरा को गिरफ्तार किया था। दूसरे दिन सुबह वे सभी उस पक्षी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग के लिए अपने इक्विपमेंट लेकर एक गाइड से मिलते हैं जो उन्हें जंगल में उस पक्षी के पास ले जाने वाला था। वो गाइड बताता है कि इस जंगल में बहुत से खतरनाक कीड़े रहते हैं, तो सबको साथ रहने को कहता है। फिर वो गाइड अकीरा को पूछता है कि वो कहाँ रुके हैं, तो अकीरा बताती है कि वे लोग लियो विला में रुके हैं, जिसका नाम सुनकर वो गाइड थोड़ा चौंक जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता, जिस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो गाइड उन्हें उस जंगल के अंदर ले जाता है जहाँ वे लोग उस पक्षी को देखते हैं जिसका नाम है 12 वायर्ड बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसे स्वर्ग पक्षी भी कहा जाता है। तो अकीरा उस पक्षी की आवाज़ को रिकॉर्ड करने लग जाती है और सभी से शांत रहने को कहती है। तो सभी शांत खड़े रहते हैं कि तभी उनमें से एक के ऊपर एक ब्लैक विडो टाइप का एक स्पाइडर आता है, जिसे देख वो चिल्लाने लगता है और वो पक्षी वहाँ से उड़ जाती है। ये देख गाइड बताता है कि वो पक्षी आज उन्हें नहीं मिलेगी, दूसरे दिन वे लोग कोशिश करेंगे। फिर सभी वापस विला में आ जाते हैं। रात को अकीरा एक नया म्यूज़िक कंपोज करने की कोशिश करती है, तभी उसे बाहर से एक म्यूज़िक सुनाई देती है। पहले तो उसे ऐसा लगा कि उसके दोस्तों में से ही कोई वो धुन बजा रहा है, लेकिन वो देखती है कि उसके सभी दोस्त सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक आ रही थी। तो वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और तभी वह नोटिस करती है कि उसके लिखे म्यूज़िक के नोट्स बाहर पड़े हुए हैं, जिसे देख उसे थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो म्यूज़िक नोट अपने आप हवा में उड़ जाती है, जबकि वहाँ कोई हवा नहीं चल रहा था, जिसे देख अकीरा बहुत घबरा जाती है और वो नोट उसे एक स्टैचू के पास लेकर जाती है। और जब अकीरा उस नोट को लेकर जाने लगती है तभी एक भयानक हाथ उसके हाथ को पकड़ती है, जो देखते ही देखते गायब भी हो जाती है। लेकिन इससे अकीरा बहुत डर जाती है। वो कुछ समझ पाती कि तभी उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है और उसे लेकर अंदर चली जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन अकीरा का बर्थडे था, तो वे लोग शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं, जहाँ अकीरा को एक दुकान में एक सिंड्रेला का ड्रेस दिखता है। वो ड्रेस इतना सुंदर होता है कि अकीरा उसे देख मोहित हो जाती है। दुकानदार बताता है कि वो ड्रेस पहले से ही किसी ने एडवांस बुकिंग कर रखी है, लेकिन अकीरा उस ड्रेस की ज़्यादा कीमत देकर खरीद लेती है। शाम को अकीरा के सभी दोस्त मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे थे और तभी अकीरा वो सिंड्रेला वाला ड्रेस पहन कर आती है, जिसमें वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। उसे देख उसके सभी दोस्त उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं और सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद अकीरा नहाने चली जाती है और हम देखते हैं कि वो सिंड्रेला की ड्रेस अपने आप पूरे कमरे में हवा में नाचने लगती है और इससे यह बात साफ हो जाता है कि वो ड्रेस श्रापित है। दूसरे दिन सभी फिर से जंगल में उस पक्षी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पक्षी नहीं मिलती। तो हताश होकर वे लोग वापस विला में आ जाते हैं। रात को अकीरा के दोस्त बाहर थोड़ी मस्ती करने निकल जाते हैं और अकीरा विला में आराम करने के लिए रुक जाती है। बाहर मस्ती करते हुए अकीरा के दोस्त देखते हैं कि अकीरा जैसी कोई सिंड्रेला का ड्रेस पहनकर एक बाइक में किसी कार का पीछा कर रही है। सबको लगता है कि वो अकीरा ही होगी, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी रात को अकीरा अकेले कहाँ जा रही है। ये सोच अकीरा के दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं और आखिर उन्हें वो बाइक मिल जाती है, लेकिन अकीरा कहीं नहीं होती। तो सबको लगता है कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी और वे लोग वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सिंड्रेला की ड्रेस जिस कार का पीछा कर रही थी वो राम्या और उसकी माँ सैंड्रा की थी, जो वहाँ के बहुत बड़े बिजनेस वुमन होती हैं, जो इस बात से अनजान अपने घर के अंदर चले जाते हैं। राम्या के घर की लाइटें अचानक चली जाती हैं और उस सिंड्रेला के ड्रेस का भूत राम्या को हॉन्ट करने लगता है, जिसे देख राम्या बहुत डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। राम्या की चीख सुनकर उसकी माँ सैंड्रा वहाँ आ जाती है। राम्या बताती है कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन चेक करने पर सैंड्रा को वहाँ कुछ नहीं दिखता। तो सैंड्रा बोलती है कि यह उसका कोई वहम होगा और सोने चली जाती है। दूसरे दिन सुबह अकीरा के दोस्त उससे पूछते हैं कि पिछली रात को वो कहाँ गई थी। अकीरा बताती है कि वो कहीं नहीं गई थी और अपने कमरे में सो रही थी, जिसे सुनकर अकीरा के दोस्तों को लगता है कि उन्होंने रात को थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक्स कर लिया था, जिस कारण शायद उन्हें वहम हुआ होगा। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है, जहां नागराज अकीरा को पहाड़ी के ऊपर अपने बंदूक की नोक पर रखा हुआ था। अकीरा की कहानी सुनकर नागराज नहीं मानता, क्योंकि जिस रात अकीरा उस कार का पीछा करते हुए गायब हुई थी
उसी रात को उस पुलिस इंस्पेक्टर का मर्डर हुआ था, जिस कारण नागराज को लग रहा था कि अकीरा ने ही यह मर्डर किया है। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि राम्या के पास उसकी एक दोस्त मिलने आती है, जिसे वो पिछली रात को हुई भयानक हादसे के बारे में बताती है। लेकिन वो वही आत्मा होती है जिसने पिछली रात को राम्या को हॉन्ट किया था, और देखते ही देखते वो आत्मा राम्या पर हमला कर देती है। राम्या खुद को बचाने के लिए अपनी माँ सैंड्रा के दरवाजे को पीटती है और ज़ोर ज़ोर से पुकारती है, लेकिन वो अपने कमरे में म्यूज़िक सुन रही थी, जिस कारण उसे राम्या की आवाज़ सुनाई नहीं देती, और वो आत्मा राम्या को बहुत मारती है और आखिर में एक ब्लैक मम्बा सांप से कटवा के मार डालती है। दूसरे दिन सुबह हम सैंड्रा के घर के बाहर पुलिस को देखते हैं, जो राम्या के मर्डर की तहकीकात के लिए आई थी। जांच से पुलिस को पता चलता है कि राम्या का मर्डर लगभग इंस्पेक्टर जॉन की तरह ही हुआ है, जिसका मतलब इन दोनों को शायद एक ही इंसान ने मारा है। लेकिन अकीरा तो पुलिस के हिरासत में है। ये सोचकर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। फिर रात को हमें सैंड्रा को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी राम्या के मौत पर रो रही होती है। तभी वही आत्मा उसे भी हॉन्ट करने लगती है। सैंड्रा को लगता है कि जिसने उसकी बेटी को मारा था वो उसे भी मारने आई है, तो वो एक बंदूक लेकर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी एक अनजान आदमी सैंड्रा पर हमला कर देता है। वो अनजान आदमी सैंड्रा को मारने ही वाला था कि तभी नागराज वहाँ आकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता है। अब वो आदमी कौन है और वो सैंड्रा को क्यों मारना चाहता है, ये हमें आगे पता चलेगा। यह सब देख के नागराज को लगता है कि इन सब में अकीरा का कोई हाथ नहीं है, तो वो अकीरा को छोड़ देता है। और तभी सैंड्रा भी पुलिस स्टेशन आती है अपना स्टेटमेंट देने के लिए, और अकीरा से टकरा जाती है। अकीरा को देख सैंड्रा के तो जैसे होश ही उड़ जाता है, और सैंड्रा को फ्लैशबैक में तुलसी नाम की एक लड़की याद आती है, जो बिल्कुल अकीरा की तरह दिखती थी। फिर हमें तुलसी की पिछली कहानी दिखाई जाती है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि तुलसी एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी, जिसके मन में बहुत से अरमान थे, लेकिन गरीब होने के कारण वो अपने अरमान अपने मन में ही दबाए रखे थे। तुलसी के पिता एक शराबी टाइप के इंसान थे, जो शराब पीकर तुलसी के माँ को पिटा करते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि वो सह नहीं पाई और मर गई। फिर तुलसी के शराबी पिता ने पैसों के लालच में उसे सैंड्रा को बेच दिया, और तब से तुलसी उनके यहाँ नौकरानी का काम करती थी। लेकिन तुलसी के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं था। सैंड्रा और राम्या का सांप का इलीगल बिजनेस था, जो वे लोग बाहर के देशों में स्मगलिंग करते थे। तुलसी यह सब सहकर अपना जीवन किसी तरह बिता रही थी, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई राजकुमार आएगा और उसे इस नरक से ले जाएगा, जो बेसिकली हर लड़की का सपना होता है। खैर, तो इन सभी टॉर्चर और दुखद यादों के बीच तुलसी को संजय के रूप में एक सच्चा दोस्त मिला था, जो उनके पड़ोस में रहता था। तुलसी संजय से अपने मन की सारी बात शेयर करती थी। तुलसी बहुत अच्छा डांस करती थी, और जब घर में कोई नहीं होता था तो अपने खाली टाइम में वो डांस करने लगती थी। एक दिन रॉबिन नाम का एक लड़का उसे डांस करते हुए देखता है, और उसके डांस को देख उस पर मोहित हो जाता है। और तभी वहाँ राम्या आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। रॉबिन बहुत ही रईस होता है और डांस उसका पैशन होता है, जिस कारण उसने एक डांस क्लास खोला था जहाँ वो दूसरों को डांस सिखाता था। राम्या उसे पसंद करती थी, जिस कारण वो भी उसी डांस क्लास में थी ताकि वो रॉबिन को पटा सके। खैर, तो तुलसी एक दिन टीवी पर सिंड्रेला मूवी देखती है और सिंड्रेला के ड्रेस को देखकर मोहित हो जाती है। दूसरे दिन तुलसी मार्केट जा रही होती है और रास्ते में उसे वही सिंड्रेला का ड्रेस दिखता है, जिसे देख उसके लिए तो जैसे ड्रीम कम ट्रू जैसी सिचुएशन बन जाती है। उस दुकान के मालिक तुलसी को बताता है कि उस ड्रेस की कीमत 7,000 रुपये है, जिसे सुनकर तुलसी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर तुलसी डिसाइड करती है कि वो उस ड्रेस को खरीदने के लिए पैसे कमाएगी, और पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने लगती है। कभी फूल बेचती है तो कभी सब्जी, और इस तरह थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा करने लगती है। लेकिन इतने मुश्किलों के बावजूद वो सिर्फ 1,000 रुपये ही इकट्ठा कर पाती है। उसकी उदासी को देख उसका दोस्त संजय बताता है कि वो एक टेलर को जानता है जो कम पैसे में उसके लिए सेम टू सेम ड्रेस बना देगा। यह सुन के तुलसी बहुत खुश हो जाती है और दोनों मिलकर उस टेलर के पास जाते हैं। वो टेलर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है, जिसे सुन तुलसी उस टेलर को एक सुंदर सा सिंड्रेला जैसा एक ड्रेस बनाने के लिए बोलती है और बदले में उसके जमाए सारे रुपये दे देती है। लेकिन वो टेलर कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं था, जिस कारण वो तुलसी को 300 रुपये वाला सिंड्रेला जैसा दिखने वाला ड्रेस थमा देता है, ये कहते हुए कि ये ड्रेस उसी ने बनाई है। अपने सपने को ऐसे बर्बाद होते हुए देख तुलसी रोने लगती है। फिर वे दोनों उस ड्रेस के लिए प्रेयर करने चर्च जाते हैं,
जहां तुलसी देखती है कि एक औरत अपने बेटे को बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई डोनर खोज रही है। ये सुनकर तुलसी अपना खून देने को राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव था और तुलसी के खून देने के कारण उस औरत का बेटा बच जाता है। ये देख वो औरत तुलसी को बहुत से पैसे देना चाहती थी, लेकिन तुलसी बोलती है कि उसने सिर्फ मदद करने के लिए अपना खून दिया था, पैसे के लिए नहीं। और जब वो औरत बहुत इंसिस्ट करती है तो तुलसी सिर्फ 7,000 रुपये ही लेती है और बाकी के पैसे वापस कर देती है। और वो पैसे लेकर तुलसी उसकी वक्त जाकर वो सिंड्रेला वाला ड्रेस खरीद लेती है और उसका सपना आखिर पूरा हो जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आपकी इच्छा और चाहत अच्छा और सच्चा हो और अगर आप उसे पाने के लिए सच्चे लगन से मेहनत करें तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, जैसा तुलसी के साथ हुआ। तो कुछ दिन बाद सैंड्रा अपने घर राम्या की बर्थडे पार्टी रखती है, जिसमें रॉबिन को भी इनवाइट करती है, ताकि वो रॉबिन और राम्या के एंगेजमेंट और शादी का अनाउंसमेंट करके उसके करोड़ों के पैसे की मालकिन बन के अपने इलीगल बिजनेस को और भी फैला सके। पार्टी के पहले सैंड्रा देखती है कि तुलसी के कपड़े फटे हुए हैं, तो सैंड्रा तुलसी को एक अच्छा सा ड्रेस पहन के आने को बोलती है। और दोस्तों, उस पार्टी में तुलसी वही सिंड्रेला वाला ड्रेस पहन के आती है, जिसे देख रॉबिन उसे देखता ही रह जाता है। और पूरी पार्टी में रॉबिन सिर्फ तुलसी को ही देखता रहता है और उसमें इतना खो जाता है कि जब सैंड्रा रॉबिन से उसकी और राम्या की शादी के बारे में पूछती है तो रॉबिन उस पर बिना ध्यान दिए हाँ बोल देता है। फिर सैंड्रा राम्या के केक कटिंग के बाद उनकी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर देती है, लेकिन वहाँ रॉबिन नहीं होता तो वे लोग रॉबिन को ढूंढने लगते हैं। इन सब से अनजान रॉबिन तुलसी के पास होता है, जहाँ वे लोग प्यार भरी बातें करने लगते हैं और रॉबिन तुलसी को शादी के लिए प्रपोज करता है और एक राजकुमार की तरह उसके हाथ पर किस करता है। सब कुछ बहुत ही रोमांटिक चल रहा था। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ थे और तुलसी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। लेकिन यह सब होते हुए सैंड्रा और राम्या देख लेती हैं। अपने प्लान को यूं बर्बाद होते हुए देख सैंड्रा की आंखों से अंगारे फूट रहे थे और सैंड्रा को देख हम समझ जाते हैं कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद तुलसी अपने कमरे में रॉबिन के साथ बिताए उन चंद लम्हों को याद करती है और अपने हाथ को देखती रहती है जिसे रॉबिन ने किस किया था। तुलसी अपनी दुनिया में खोई हुई थी कि तभी सैंड्रा और राम्या वहां आ जाती हैं और दोनों मिलकर तुलसी को बेरहमी से मारने लगते हैं, जिससे तुलसी लहूलुहान हो जाती है। और फिर राम्या एक ब्लैक मम्बा सांप से तुलसी को कटवा के उसे जान से मार डालती है और फिर उसकी लाश को लियो विला के गार्डन में दफना देते हैं और उस पर एक स्कल्पचर जैसा लगा देते हैं। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि वो आत्मा जो सभी को हॉन्ट कर रही थी वो असल में तुलसी की आत्मा है, जो सैंड्रा और राम्या से अपनी मौत का बदला ले रही है। इसलिए तुलसी की आत्मा ने राम्या को ब्लैक माम्बा सांप से कटवा के मार डाला, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने तुलसी को मारा था। और अकीरा तुलसी जैसी दिखती है, जिस कारण तुलसी की आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। इंसान कितने लालची और दरिंदे हो सकते हैं, ये तुलसी की कहानी में दिखाया गया है। पहले तो वो टेलर जिसने अपने लालच में तुलसी को एक सस्ती वाली ड्रेस चिपका दिया। सैंड्रा, राम्या और तुलसी के अपने पिता ने तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। तुलसी के अपने पिता ने उसकी माँ को मार डाला और उसे बेच दिया। और सैंड्रा और राम्या एक इंसान और एक लड़की होते हुए भी एक मासूम सी लड़की को इतने बेरहमी से पिट पिट के मार डाला। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है और यह सब याद करने के बाद सैंड्रा समझ जाती है कि ये सब कोई इंसान नहीं बल्कि तुलसी की आत्मा कर रही है। फिर सैंड्रा काला जादू करने वाले एक तांत्रिक से मिलती है, जो तुलसी की आत्मा को बुला के उसे कैद करने के लिए तंत्र मंत्र करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकीरा और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और सिंड्रेला की ड्रेस उनके जीप का पीछा करने लगती है। तभी अकीरा के अंदर तुलसी की आत्मा आ जाती है और उन्हें जीप रोकने को कहती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकीरा वो सिंड्रेला वाला ड्रेस पहनकर उस तांत्रिक के पास एक भयानक रूप में आ जाती है। फिर उस आत्मा और तांत्रिक के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। उस तांत्रिक के चेले चपाटे जब तुलसी को पकड़ने जाते हैं तो वो उन सभी को मार के बेहोश कर देती है और उस तांत्रिक को मारने जाती है, लेकिन वो तांत्रिक किसी तरह तुलसी की आत्मा को अकीरा से अलग करके कैद कर लेता है और अकीरा को मारने जाता है, क्योंकि तुलसी की आत्मा अकीरा से जुड़ चुकी थी, जो अकीरा के मरने से टूटेगी। वो तांत्रिक अकीरा को मारने ही वाला होता है कि एक अदृश्य शक्ति उसके हाथ रोक देती है और उनके सामने लक्षणा की आत्मा आ जाती है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लक्षणा की आत्मा को देख वो तांत्रिक चौंक जाता है और यहाँ हमें लक्षणा के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि लक्षणा और जॉन पति पत्नी थे और लक्षणा माँ बनने वाली थी,
एक दिन लक्षणा को सैंड्रा के इलीगल काम का पता चल जाता है और उसे गिरफ्तार करने जाती है, तो सैंड्रा के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। लक्षणा उस हालत में भी उनसे लड़ाई करती है और तभी जॉन भी वहां आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जॉन लक्षणा को चाकू मार देता है और लक्षणा के साथ उसका बच्चा भी मारा जाता है। और हम समझ जाते हैं कि जॉन भी सैंड्रा के इलीगल काम में उसका पार्टनर है, और इसीलिए हमने फिल्म की शुरुआत में लक्षणा के साथ एक छोटे बच्चे के खून से सने हाथ देखा था। और वो आदमी जिसने सैंड्रा पर उसके घर में हमला किया था वो लक्षणा के पापा थे। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। लक्षणा की आत्मा को देख वो तांत्रिक चौंक जाता है और उस पर हमला कर देता है। तब तक तुलसी की आत्मा भी आज़ाद हो गई थी, और फिर लक्षणा और तुलसी की आत्मा मिलके उस तांत्रिक को और सैंड्रा को एक भयानक मौत देते हैं। और सैंड्रा के मरते ही उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है, और इसी के साथ यह मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी में सिंड्रेला के कहानी का एक दूसरा पहलू दिखाया गया है, जहां सिंड्रेला को उसके सपनों का राजकुमार तो ज़रूर मिला, लेकिन वे लोग कभी एक नहीं हो पाए और सिंड्रेला को बेरहमी से मार दिया गया। इस फिल्म में लक्षणा की कहानी को एक साइड स्टोरी के तौर पर दिखाया गया है, जिसकी ज़रूरत कहानी के अंत में थी। इस मूवी में उस तांत्रिक को बहुत शक्तिशाली दिखाया गया है जो अकेले ही तुलसी की आत्मा को कैद कर लिया था। लेकिन जब लक्षणा की आत्मा वहां आकर तुलसी की मदद करने लगी तो वह तांत्रिक दोनों से हार गया, क्योंकि उसने सारा सेटअप और तंत्र मंत्र सिर्फ तुलसी की आत्मा को कैद करने के लिए किया था, जिस कारण लक्षणा पर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ा और वो दोनों आत्मा मिलकर उनको मारने में सफल हुई। यह मूवी हॉरर और जंप स्केयर के लिए वन टाइम वॉच टाइप है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।